चैप्टर का नाम है फसल उत्पाद एवं प्रबंधन। तो पहले जानते हैं कि फसल कहते किसे। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं। खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। फसलों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल। खरीफ फसल वह फसल है जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है और इसके उपज है मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसल है। रबी फसल शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है और इसके उदाहरण हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। कृषि पद्धति किसे कहते हैं? तो कृषि पद्धति का जो क्रियाकलाप है वो है पहले मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडार। मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकते हैं क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे को वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने, पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने, पलटने व एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। अब आइए जानते हैं कृषि औजार क्या है। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी भुरभुरा करना आवश्यक है। भुरभुरा मतलब प्लेन करना, समतल करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है जैसे हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस काम में उपयोग के लिए सहायक है। अब हल क्या चीज़ है वो जानते हैं। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फौल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हल। अब जानते कुदाली क्या होता है। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। अब खरपतवार क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से किया जाता है। कल्टीवेटर के उपयोग से मेहनत और समय दोनों की बचत होती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ट्रैक्टर के जो पीछे वाला हिस्सा है उसे कल्टीवेटर कहते हैं। अब आते हैं बुआई करना। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा फसल दे उस बीज को किसान जल्दी लेते हैं।
अब बीज को कैसे जाने कि कौन सी बीज सही है या गलत है, तो उसके कुछ नियम हैं। जैसे कि कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं, जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे भारी होते हैं। क्षतिग्रस्त यानी जो बेकार बीज होते हैं, जो खोखले हो जाते हैं, वो हल्के होते हैं, जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की एक अच्छी विधि, यानी जो खराब बीज है वो ऊपर तैरती रहेगी और जो अच्छी बीज है वो नीचे बैठ जाएगी। तो जो खराब बीज है उसको हम हटा देंगे छांट कर, जो नीचे बैठ जाएगी उसको हम बुआई के लिए उपयोग करेंगे। अब उस बुआई को उपयोग करने के लिए हमें क्या चाहिए? परंपरागत औजार चाहिए। तो बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार का होता है, जैसा कि चित्र 1.2 में 2A में दिखाया गया। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। अब आते हैं दूसरा विधि है जो बीज रोपाई के लिए काम आते हैं, वो है सीड ड्रिल, जैसा कि 1.2B चित्र में दिखाया गया है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करना है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे पक्षियों द्वारा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है और इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। अब अगला चरण है खाद एवं उर्वरक मिलाना, और हम जानेंगे कि खाद और उर्वरक में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषक की कमी आ जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एवं कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। अब खाद क्या है जानते हैं। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डाले जाते हैं, यानी कि जो पौधे वगैरह हो गए और जो कीड़े वगैरह मतलब हो गए, जो बचे हुए चीज़ है उसको गड्ढे में हम डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। मतलब जो मिक्स होने के लिए हम खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं उर्वरक क्या होता है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपरफास्फेट, पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है, यानी जो मिट्टी है वो खराब हो जाता है ज़्यादा उर्वरक मिलाने से। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है।
पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। अब आइए जानते हैं उर्वरक और खाद में अंतर क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुने। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक में मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होती है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद में मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अब सिंचाई जानते हैं। सिंचाई क्या होता है और कैसे करते हैं। पौधों के फल, फूल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। अब सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं, कैसे हम पानी देंगे खेतों में। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। अब सिंचाई के पारंपरिक तरीके, यानी क्या क्या तरीके हैं सिंचाई करने के, वो हम जानते हैं। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से खेतों में पानी डाला जाता है। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं, जैसे मोट, चेन पंप, डकली, रहट, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियां। अब इसके विधियां जानते हैं कि कैसे क्या होता है। पहला है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। असमतल मतलब जहां पर धरती सामान्य न हो। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है, जैसा कि आप चित्र 1.5A में देख सकते हैं। दूसरा है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों को जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों की पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है, जैसा कि आप चित्र 1.5B में देख सकते हैं। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, यानी बर्बाद नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान का काम करता है। कैसे कर सकते हैं खरपतवार से सुरक्षा, और खरपतवार होता क्या है, यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। अवांछित का मतलब होता है जंगली पौधे जो अपने आप ही उग जाते हैं खेतों में। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, यानी जो जंगली पौधे हैं उसको हटाने को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक
जगह और प्रकाश की स्पर्धा पर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। विषैले मतलब जहरीले, जिससे किसानों भाइयों को नुकसान पहुंच सकता है, जहर बन के उनके शरीर में पहुंच सकता है। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। यानी खेती करते समय फल बनने से पहले हम खरपतवार को हटा लेना चाहिए। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D, मतलब कि केमिकल की छिड़काव कर हम खरपतवार को खत्म कर सकते हैं। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर फुहारा यानी स्प्रे की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः इन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। अब आखिरी प्रोसेस है कटाई। सब कुछ हो गया, अब कटाई करेंगे। कटाई कब करेंगे? अब जानते हैं कटाई कब होता है। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है, जैसा कि चित्र 1.7 में देखा होगा। या एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जैसा कि आप चित्र 1.8 में देख रहे हैं, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले दानों को फटक कर या विनोइंग अलग करते हैं, जैसा कि आप चित्र 1.9 में देख रहे हैं। अब कट गई फसल, अब आखिरी में क्या करेंगे? भंडारण। उसका स्टोर कैसे करेंगे? उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि ताज़ा काटी गई फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सूखना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारण गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सकता है, जैसा कि आप चित्र 1.10 ए एवं बी में देख रहे हैं। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। अगर आपके घर में अनाज है और उसको लंबे समय तक चलाना है तो उसके अंदर आप नीम की सूखी पत्तियां मिला सकते हैं, जिससे आपका अनाज लंबे समय तक चल सकता है। बड़े भंडारण गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। जंतुओं से भोजन। पौधे की तरह ही जंतु भी अपने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास
एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमानों पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर से हमने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। तो हमने सीखा कि अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों का अपनाना चाहिए। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे को फसल कहते हैं, जो हमने पढ़ लिया। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी बताइए? जी हाँ, रबी और खरीफ फसल। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में भी बहुत वृद्धि होती है। उचित समय एवं अंतराल पर सब फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ पकी हुई फसल को हाथों या मशीनों से काटना होता है। दानों को भूसों से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करने के लिए उचित भंडारण की आवश्यकता होती है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये अध्याय समझ में आया होगा और इसके प्रश्न और आंसर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में उस पर क्लिक करें और गूगल पे आपको सारा इसके उत्तर मिल जाएंगे। धन्यवाद। रिवाइज कीजिए और सभी क्वेश्चन के आंसर खुद देने की कोशिश कीजिए और कुछ ना समझ में आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आंसर देख सकते हैं।